स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास सेवेंथ का ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4th चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। इसमें एयर के बारे में डिस्कस करना है कि उससे क्या क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के मेनली हम समझ सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करना है कि एटमॉस्फेयर पे किस किस पर्टिकुलर चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। एयर प्रेशर का इम्पैक्ट, विंड का इम्पैक्ट। उस सबसे पहले हम देखेंगे एयर से फ़ायदा क्या क्या होता है, हम क्यों एयर को इतना तवज्जो देते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या हर लेयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में बराबर बराबर में एयर बटा हुआ है, वो सब देखेंगे। एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेनफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत सारे आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए हाईलाइटेड वाला, तो आप एनसीईआरटी जोन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप इंस्टा और फेसबुक पे कुछ भी पूछ सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्वायरमेंट इनसाइड द अर्थ और आवर चेंजिंग अर्थ हो चुका है। अभी एयर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बचेगा वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन और लाइफ इन द डेजर्ट। तो हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को देखने से पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो कि अर्थ सरफेस है, अर्थ के सरफेस के चारों तरफ ऐसा नहीं है कि सीधा कुछ नहीं है, इसके ऊपर एयर है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सिंपल, अभी इतना इतना मान लो। अब क्वेश्चन उठता है एयर का काम क्या है। एयर का दो मेन काम है। सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं, या हम ले या पेड़ पौधे ले या कोई भी स्पेसीज ले, वो ब्रीथ करने के लिए एयर का यूज करता है। चाहे किस टाइप की एयर का यूज करता है वो अलग बात है। उसके अलावा एक और चीज़ करता है, जो सन से हार्मफुल रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। तो जैसे एटमॉस्फेयर है, तो सन डायरेक्टली सनलाइट हमारे पास नहीं पहुंचता है, पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे ये ऑब्जर्व करके बाहर भेज देते हैं, जितना ज़रूरत होता है वहीं नीचे भेजते हैं। क्लियर। तो अगर ऐसा ब्लैंकेट नहीं होता तो क्या होता कि दिन में सनलाइट इतना ज़्यादा पड़ता कि कोई स्पीसीज रह ही नहीं पाता और रात में बर्फ़ बन जाता। तो विदाउट एटमॉस्फेयर इस प्लैनेट पे लाइफ संभव ही नहीं था। क्लियर। अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की बात तो हम कर लिए। तो एटमॉस्फेयर में देखो देखो ये टॉपिक हम तब करेंगे, ध्यान देना, तब करेंगे जब एटमॉस्फेयर में का हम जब कंपोजिशन डिस्कस करते हैं, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे ना, तब उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड होता है। क्लियर। तो कंपोजिशन मतलब एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन का मतलब होता है कौन कौन में। हम तो सीधा बात कर लिए कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसेस है, लेकिन क्वेश्चन उठता है कौन सा गैस ज़्यादा है, कौन सा गैस कम है। तो सबसे ज़्यादा अगर गैस की बात करें, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्लियर। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, ध्यान देना, जब हम सांस लेते हैं तो हम थोड़ा नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और उसको एक्सहेल कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाता है, कुछ कुछ अमाउंट में और सारे गैसेस भी जाती हैं। लेकिन एक पॉइंट है, एक प्रॉब्लम है, हम तो ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होता है प्लांट को। प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले ही नहीं पाता है, जबकि प्लांट के लिए इतना सारा नाइट्रोजन है। लेकिन इस नाइट्रोजन का कोई फ़ायदा नहीं है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली इसको नाइट्रोजन गैस को ले ही नहीं सकता। क्लियर। तो अब होता क्या है, तो प्लांट कैसे कैसे ले पाते हैं। तो भाई प्लांट के जड़ में, प्लांट का जो रूट्स होता है, रूट जड़ें होती हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया होती है। वो बैक्टीरिया क्या करती है, बैक्टीरिया या तो सॉइल में रहती है या रूट्स में रहती है उस प्लांट के। और नाइट्रोजन, बाहर के नाइट्रोजन को, जो बाहर एयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है, और नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करना प्लांट के लिए आसान होता है। यही लिखा हुआ है साफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
और बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। यहाँ पे आपको देखा था, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को सबसे पहले कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को फिर से नाइट्रोबैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया है। देखो सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, ये सब होता कहाँ, ये सब या तो सॉइल में होता है या तो रूट्स में होता है, और खासकर किस प्लांट के रूट में होता है, पल्स, जो दाल की पल होती है ना, इसीलिए। तो ये क्या कन्वर्ट करता है, जैसे देखो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, और नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है नाइट्राइट, जो ये वाला था ना, उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट को, और इसको प्लांट को एब्जॉर्ब करना आसान होता है, ये प्लांट का न्यूट्रिएंट है। क्लियर, बस इतना ही ध्यान देना है। तो प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है, वो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को लेता है। क्लियर। अब नाइट्रोजन के बारे में हो गया कि हम तो डायरेक्ट एक्सेल इनहेल कर सकते हैं और फिर बाद में एक्सेल कर देंगे, लेकिन प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन की बात। तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट सबसे ज़्यादा गैस है, प्लेंटीफुल है, मतलब सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78% और उसका 21% है नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, देखो ह्यूमन एंड एनिमल ऑक्सीजन को लेता है सांस लेने में। क्लियर, सांस लेने में, भाई यहाँ पे तो सांस लेने के लिए हमें अब मिल गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फिर आता कहाँ से, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, भाई जो प्लांट है ना, जैसे मान लो प्लांट है। क्लियर, तो कुछ समझा ही देता हूँ। प्लांट आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, और वही खाना बनाने का मतलब अपने लिए एनर्जी जनरेट करते हैं, और फिर उसी प्लांट के पार्ट को अगर हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। तो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में सनलाइट आता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किए, ऊपर से CO2 लिए, और नीचे से सॉइल से वाटर ले लिया, 3 चीज़ लिया, एयर से CO2, सॉइल से पानी को खींचे न जर के मदद से H2O, और इस सनलाइट, तीनों मिला के बनता है एनर्जी को में हम क्या बोलते हैं, एनर्जी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, या हम इसको बोलते हैं जो ग्लूकोज नहीं बनता है, ये भी तो एक एनर्जी ही नहीं, ये बनता है, और फिर हम प्लांट के पार्ट को खाते हैं तो हमें एनर्जी ये मिलता है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ध्यान देना, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना प्लांट कटेगा ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कमती जाएगी, क्योंकि प्लांट ही तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है ना। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे तो परसेंटेज बहुत कम है, 0.03%, लेकिन इतना अगर इसमें थोड़ा भी चेंज वगैरह होगा ना तो पूरे इन्वायरमेंट को उथल पुथल कर सकते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड अपने फूड बनाने में, ऑब्वियसली हमने देखा ना कि एनर्जी जनरेट करने में, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ह्यूमन और एनिमल रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम यहाँ पे CO2 रिलीज किए, और उसके बाद प्लांट ने क्या किया, प्लांट किया CO2 को एब्जॉर्ब किया, और फिर ये ऑक्सीजन रिलीज किया। तो हमारे में एक सिम्बायोटिक रिलेशन चल रहा है ना, कि भाई इसने जो छोड़ा वो हम ले लेते हैं, हम जो छोड़ेंगे वो ये ले लेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में प्लांट कटने लगे तो पूरा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा, आपको नहीं लगता पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन और एनिमल सिम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट, तभी तो परफेक्ट बैलेंस होगा ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बैलेंस को अपसेट किया जाता है। अगर फ्यूल को आप जलाते हो तो क्या होता है, फ्यूल को जलाते हो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आ गया, तो इसके लिए चाहिए था कि भाई बहुत सारा प्लांट हो जाए। तो बहुत सारा प्लांट अगर आप लगाओगे तो इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हम क्या करें, एक तो फ्यूल जला के हम CO2 इनको इंक्रीज करें, उसके अलावा प्लांट को काट रहे हैं। प्लांट को काटेंगे तो CO2 लेने वाले जो स्पीसीज है उसकी भी संख्या कम रही ना, तो CO2 जाएगा कहाँ, तो CO2 एनवायरनमेंट में घूमता रहता है, और एनवायरनमेंट में घूमेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। क्या नुकसान पहुँचाता है, देखो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले दे ऐड बिलियन ऑफ टन
carbon dioxide in the atmosphere is as a result the increased volume carbon dioxide affecting the earth weather and climate। होता क्या है, क्योंकि CO2 एयर में आया तो कैसे नुकसान पहुंचाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, ये है सनलाइट। सन से जब लाइट आती है ना तो वो जब देखो एयर ब्लैंकेट है, इसमें CO2 है, क्लियर, इसमें CO2 है। जब ये ऊपर से नीचे आता है उसका बहुत बड़ा पार्ट CO2 जो गैस होता है वो इसको आने देता है। आने देने का मतलब है ये होता है, मान लो ये होता है शॉर्ट वेव लेंथ वाला होता है, इसलिए इसको आने देता है, इसको यहाँ पे रोकता नहीं, इसको आने देगा। लेकिन जैसे ही अर्थ पे आया, ध्यान देना, अर्थ पे आया, अर्थ से जब रिफ्लेक्ट होकर दूर जाता रहता है, स्पेस में जाता रहता है, तो CO2 क्या करता है, CO2 इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ध्यान देना, अगर CO2 यहाँ पे, जैसे मान लो CO2, अभी खाली हम CO2 की बात करें, बाकी सब कुछ छोड़ो। CO2 अगर सीधा सनलाइट से आ रही थी तो इसको ऊपर ही ऑब्जर्व कर लेता तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब ये ऊपर आ रही थी तब सनलाइट को रोकता नहीं है, यानी सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है जब सोलर रेडिएशन आती रहती है, क्योंकि वो शॉर्ट वेव होता है। इतना मत समझिए, बस समझिए कि ऊपर से जब आ रहा था तब नहीं रोका, लेकिन जब ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रहा है ना, तो CO2 क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर रेडिएशन को, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, उसको ऊपर जैसे ही जा रहा था तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म हो जाता है, रिफ्लेक्ट करता है तो और ज़्यादा गर्मी इंक्रीज होती है। तो अगर बैलेंस में होता रहे तो बैलेंस में ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर CO2 थोड़ा भी ना हो, ध्यान देना, CO2 एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी ना हो तो सारे लाइट आएंगे और रिफ्लेक्ट होके सारे भाग जाएंगे। तो भाई हमें जो एक टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए वो भी नहीं मिल पाएगा ना। तो हमारा फिर क्या रहेगा, स्नो टाइप का टेम्परेचर, बहुत ठंडा इन्वायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आ रहा है, एयर आ रहा है, मतलब समझो सनलाइट आ रहा है और सीधा चल जा रहा है, सीधे रिफ्लेक्ट होकर पूरा स्पेस में चला जा रहा है। तो हमारे पास थोड़ा तो सनलाइट होना चाहिए ना, थोड़ा तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा तो टेम्परेचर चाहिए ना रहने के लिए। तो लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे CO2, क्यों, किस प्रोसेस से इंक्रीज होता है आपको पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा CO2 इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर गर्म होने लगेगा। तो गर्म होने लगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ वगैरह पिघलने लगेगी, तो क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होने लगेगा। तो जो आइलैंड कंट्री हो कहाँ जाएंगे भाई, क्योंकि सी लेवल इंक्रीज होगा तो आइलैंड तो डूब जाएगा। तो जो पैसिफिक ओशन में जितने सारे कंट्री वो सारे खतरे के, मतलब उन पे सब पे खतरे मंडराते रहते हैं। इवन जो इंडियन ओशन में जो आइलैंड कंट्री है उन सब पे खतरे मंडराते रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट तक बहुत सही है, ज़रूरी भी है, सबसे एसेंशियल है, मतलब बहुत एसेंशियल है। लेकिन अगर लिमिट इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर, इतना तो समझे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझ गए। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखते हैं। तो हमने बोल दिया कि चलो एटमॉस्फेयर में गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस है, लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई कि हर जगह सेम ही लेवल, मतलब हर जगह सेम गैस है, मतलब यहाँ भी गैस है उतना ही जितना यहाँ पे है, ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। 5 लेयर किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, 5 लेयर में डिवाइड किया है किस बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, कि कहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है कहाँ कम। एयर प्रेशर के बेसिस पे, एयर प्रेशर का मतलब क्या है कि कहाँ पे, समझो सिंपल बोला, कहाँ पे गैस ज़्यादा है, सिंपल अभी समझ लो, क्योंकि एयर प्रेशर आपको डिटेल में नीचे बताऊँगा, नीचे जो टॉपिक आने वाली है उसमें एक टॉपिक है। तो 5 लेयर में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्जोस्फेयर। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है और एवरेज हाइट कितना है, 13 किलोमीटर तक। मतलब सिंपल समझो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोपॉज वो वाला पार्ट होता है, पॉज का मतलब समझो ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे पॉज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर है, पूरा ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। तो हुआ क्या
कि जो अधिकतर वेदर पैटर्न जितने भी होते हैं ना सब यहीं पे होते हैं। ये 13 किलोमीटर तक है, सारे वेदर पैटर्न यहीं पे होता है और कहीं ऊपर होता ही नहीं है। मतलब होता है लेकिन बहुत कम कम होता है, लेकिन मैक्सिमम जो वेदर पैटर्न चेंज वगैरह होता है यहीं पे होता है, चाहे रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, सब कुछ यहीं पे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन उड़ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वेदर पैटर्न चेंज, हमेशा यहाँ पे बादल वगैरह रहता है, तो यहाँ पे एरोप्लेन को उड़ना बहुत मतलब डाइवर्ट कर सकता है ना रास्ता। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। एक चीज़ और इसमें देख लो, एक चीज़ और इसमें ट्रोपोस्फेयर में देख लो। एक ग्राफ हमने बनाया है, ग्राफ हाइट और टेम्परेचर पे बनाया है कि यहाँ देखो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा ये टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर जैसे ऐसे कोई हमने बनाया, ऐसे बनाया टेम्परेचर का लाइन, तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम होगा ना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कम 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 ऐसे। तो जैसे ही हम हाइट पे जाते रहते तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा होता है ना, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तभी तो हम हिल स्टेशन पे जाके रहते हैं कि यार वहाँ पे तो ठंडा होगा। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान देना, एक हमने देखा ना कि ऊपर जाते वक्त हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में देख क्यों ऐसा नहीं होता। एवर द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है, एक ट्रोपोपॉज है, मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, अब दूसरा लेयर आएगा, क्या नाम है, स्ट्रेटोस्फेयर। एवर द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, ये कहाँ तक है, 50 किलोमीटर के आसपास तक है। क्लियर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड एसोसिएटेड। भाई क्लाउड नहीं है, वेदर पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे एरोप्लेन आसानी से उड़ सकता है ना। उसके बाद मेकिंग कंडीशन, मतलब आइडियल कंडीशन है फ्लाइंग एयरप्लेन के। वन इम्पॉर्टेंट फीचर बहुत इसी के अंदर है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इसी के आसपास है। तो ओजोन लेयर क्या करता है आपको पता है, यूवी रेज जो कि खतरनाक रेज होती है, वो जब आती रहती है तो ओजोन लेयर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है। ओजोन लेयर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो यूवी रेज डायरेक्टली क्या करेगी, इसको छेद के यहाँ पे पहुँचेगी, इसको छोड़ के यहाँ पे पहुँच, क्योंकि यह है ही नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, स्किन कैंसर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर थर्ड लेयर है। यहाँ पे देखो स्ट्रेटोस्फेयर में हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। जब अब हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, मेजोस्फेयर में फिर डिक्रीज होगा। मेजोस्फेयर इस थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का। यहाँ पे क्या है, ये 80 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट, और यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और यहाँ टेम्परेचर सबसे मिनिमम होता है। जो मेजोस्फेयर के टॉप पे होते हैं ना, वो टेम्परेचर सबसे मिनिमम होता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है। तो जो मेट्रोइड्स होते हैं ना, जो ऊपर से जो मेट्रोइड्स और एस्ट्रॉयड के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, वो यहीं पे आके जल जाते हैं, नहीं तो हो सकता है ये नीचे पहुंच जाते हैं तो ख़त्म, ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करें, यहाँ टेम्परेचर देख रहे हो, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज रैपिडली इंक्रीजिंग हाइट। आयोनोस्फेयर इज अ पार्ट। देखो जो थर्मोस्फेयर है ना, उसी का पार्ट है यहाँ पे आयोनोस्फेयर। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई आयोनोस्फेयर तो बता दिए, लेकिन आयोनोस्फेयर का काम क्या है, भाई उसका काम है रेडियो ट्रांसमिशन का। इनफैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है अर्थ से, वो रिफ्लेक्ट करती है इसके द्वारा। अब नेक्स्ट है सबसे ऊपर वाले एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज बीन वेरी थिन एयर लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन होता है, जो कि इवन आपको पता है सनलाइट में हीलियम और हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है। अब जो ये पार्ट है, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में, क्योंकि ये एक 20 मिनट की और वीडियो होगी, और ये वीडियो मतलब ये जो नेक्स्ट वीडियो है आपके कॉन्सेप्ट को बहुत इन्हांस कर देगा। अब देख लेते हैं जो छोटे छोटे टर्म थे वो हमने कर लिए है कि नहीं सारे। हाँ, यहाँ पे देखो ये हम कर लेते हैं। व्हेन एयर इज हीटेड, एयर अगर गर्म होता है, जैसे मान लो
नॉर्मली आपको बात करूँ, वाटर को आप गर्म करते हो क्या होता है, एक्सपेंड करके फैलता है ना चारों तरफ। अब वाटर को नीचे से आप गैस पे गर्म करते हो तो क्या करता है, चारों तरफ फैलता है, धीरे धीरे क्या होता है, फैल फैल के ख़त्म हो जाता है। तो सेम एयर भी तो ऐसे ही, क्योंकि गर्म करने से, जैसे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, सॉलिड होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत आस पास होते हैं, बहुत एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। और लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्ट कर एक दूसरे को पकड़ के रखे रहते हैं वो छोड़ने लगते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। लेकिन अगर और भी इसको हम गर्म करें, गैस को और ज़्यादा गर्म करें, तो ये मॉलिक्यूल और दूर जाएंगे ना, तो और दूर जाने का मतलब एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होंगे तो लाइट होते जाएंगे। लाइट देखो, अगर मान लो लाइट मतलब क्या होता है, हल्का हो जाना भाई। अगर सब जो हम लिक्विड वाला तो देखते रहते हैं, लिक्विड को जैसे ही गर्म करते हो हल्का होता है तो उड़ने लगता है, एयर में उड़ने लगता है ना, वाष्प बन के। सेम अगर एयर की बात करें, एयर और हल्का होगा, एयर और हल्का होगा तो और ज़्यादा उड़ेगा को जब। तो अब देखो, एयर गर्म हुआ तो ऊपर गया, लेकिन कोल्ड एयर क्या करेगा, कोल्ड एयर डेंस होगा, डेंस। अब एक चीज़ आपको पता होगा, डेंस का मतलब क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है कि आप एक घर है, इसमें अगर इसमें आप क्या कर सकते हो, पानी ज़्यादा रख सकते हो, सबसे ज़्यादा सॉलिड रख सकते हो, उसके बाद वाटर रख सकते हो, उसके बाद गैस। तो समझो, सिंपल समझो कि